जिसमें हमारे हीरो का नाम चैन लीजी होता है। तो चैन लीजी अपने स्कूल में अपने क्लासरूम में बैठा होता है और यहीं पर बैठे बैठे वो हमें अपने बारे में बताता है। चैन लीजी कहता है, मेरा नाम चैन लीजी है, मैं एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट हूँ। हमारी बुक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं हल नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा कहना ठीक रहेगा कि इस दुनिया का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको मैं हल ना कर पाऊँ। साथ ही वो कहता है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा सवाल है जिसको मैं हल नहीं कर पा रहा। मैं एक लड़की के साथ मिला हूँ जिससे मुझे प्यार हो गया है, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि उस लड़की को डील करना इतना भी आसान नहीं है। तो वो लड़की उसी के डेस्क के ऊपर बैठी होती है और उसने अपने मुंह में लॉलीपॉप लिया होता है, जबकि टीचर दूर से चिल्लाकर उस लड़की से कह रहा होता है, टाई साओमी तुम ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारे घर का बेड नहीं है, चलो जल्दी से डेस्क के ऊपर से नीचे उतरो। तो साओमी वहाँ पर डेस्क के ऊपर बैठकर जीली से कहती है, जीली आज भी तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज रात गेम्स खेलनी है, क्या तुम मेरे लिए मेरा होमवर्क कर सकते हो। वो अपनी नोटबुक को जीली के सामने करती है। जीली शर्माते हुए उसके हाथ से उसकी नोटबुक को ले लेता और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। लेकिन साथ ही जीली यहाँ पर हिम्मत करता है और उसे कहता है, साओमी मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। साओमी उसे कहती है, वो क्या। लीजी उसे कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ गेम को ज्वाइन कर सकता हूँ, जो ऑनलाइन गेम तुम खेलती हो मैं भी उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो लीजी उठकर बाहर की तरफ जा रही होती है क्योंकि टीचर ने उसे बाहर खड़े होने की सजा दी है। तो जाते हुए साओमी उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे गेम में ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ मुझे गेम में एक हीलर की जरूरत है, तुम वहाँ पर हीलर बनकर आना। हमारी गेम आज रात 8:30 बजे स्टार्ट होगी, हम लोग न्यूबी विलेज में मिलेंगे और मेरी गेम आईडी का नाम बस्टिंग स्वीट हार्ट है। चलो ठीक है, रात को 8:30 बजे गेम में मिलेंगे, होप तुम मुझे ढूंढ लोगे। तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद जीली के दिमाग पर सिर्फ एक ही बात सवार होती है कि उसे रात को 8:30 बजे गेम के अंदर जाना है और बस्टिंग स्वीट हार्ट वाली आईडी को जाकर ढूंढना है। जबकि उसी वक्त वहाँ पर बारिश भी हो रही होती है और साथ ही बताया जा रहा होता है कि आज रात को 8:30 बजे एक बहुत ही भयानक तूफान जहाँ पर आने वाला है, जो कि रात को 8:30 बजे हमारे आइलैंड के साथ टकराएगा और उसके अंदर बहुत सारे थंडरस्टॉर्म्स भी हैं। इसी वजह से सभी लोगों को बताया जा रहा है कि रात को 8:30 बजे अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद कर दीजिएगा। लेकिन जीली उनकी किसी भी बात को सुन नहीं रहा होता और वो सामने अपने घर की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली बार इस सीरीज की पहली एपिसोड को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो इस पर फाइनली वो अपने घर पहुंच जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं घर वापस आ गया हूँ। उसकी मॉम से कहती है, आज तो तुम घर जल्दी आ गए, तुम्हें स्कूल से इस वक्त छुट्टी नहीं होती। जीली अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपको पता है बाहर बारिश हो रही है, इसी वजह से आज हमें जल्दी छुट्टी मिल गई है। उसकी मॉम से कहती है, हाँ मुझे भी पता है बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ठीक है तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से डिनर रेडी करती हूँ। तो जीली अपने जूते उतार कर अंदर आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या आज मेरे लिए कोई पैकेज आया है। उसकी मॉम से कहती है, हाँ तुम्हारे लिए पैकेज आया है, मैंने उसे कॉरिडोर में रख दिया है। जीली इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जीली ने यहाँ पर अपने लिए VR सेट मंगवाया होता है कि वो ऑनलाइन गेम्स खेल सके। इस ऑनलाइन गेम का नाम कॉस्मोस होता है, फिर इस VR सेट का नाम कॉस्मोस है। तो वो जल्दी से अपने उस VR सेट कॉस्मोस को उठाता है और भागता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। उसकी मॉम से कहती है, तुमने कब से गेम्स खेलना शुरू कर दी, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम रिलैक्स करो और सिर्फ स्टडी के ऊपर ध्यान दो। कि जीली भागता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। उसकी मॉम से कहती है, अच्छा ठीक है, खाना खाने के लिए नीचे जरूर आ जाना। जीली जब उसकी पूरी बात भी नहीं सुनकर जाता, उसकी मॉम कहती है, लगता है कि इसने गेम के अंदर किसी लड़की को मिलने का वादा किया होगा, इसीलिए ये इतनी ज्यादा जल्दी में है, लगता है कि मेरा बेटा काफी बड़ा हो गया है। जीली भागता हुआ अपने रूम में चला जाता है और जाकर अपने VR बॉक्स को अनबॉक्स करता है और वो अपने VR हेलमेट को अपने पास ही लेकर लेटा होता है और कहता है, ये वाला कॉस्मोस गेम ये सबसे ज्यादा बेस्ट गेम है और आजकल यही सबसे ज्यादा चल रहा है। एक बार मैंने इस हेलमेट को पहन लिया तो मैं उस गेम को रियली फील कर सकता हूँ, ऐसा लगेगा जैसे कि उस गेम के अंदर मैं खुद हूँ और मैं उस गेम को खेल रहा हूँ। ऊपर से ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इससे हमारे दिमाग के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता, इसी वजह से तो सभी लोग कॉस्मोस को चूज करते हैं। लीजी कहता है, मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे पहले से ही गेम्स खेलना शुरू कर देनी चाहिए थी। आज मैंने उससे पूछा, वो जल्दी से इस बात के लिए मान गई। मैंने उससे पहले पूछा होता तो मेरी फर्स्ट डेट कब की हो चुकी होती। मुझे लगता है कि साओमी इस गेम में काफी ज्यादा हाई रैंक की प्लेयर बन चुकी होगी, मुझे उस तक पहुँचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे ही स्टडी में बहुत बड़ा जीनियस हूँ और मैं बहुत ही जल्दी उस तक पहुँच जाऊंगा। तो लीजी अभी वहीं पर अपने हेलमेट को लेकर ही लेटा होता है कि उसी वक्त उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि 8:30 हो चुके हैं, चलो जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ, हम लोग गेम में जाने वाले हैं। वो हेलमेट के चार्जिंग प्लग को वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में लगाता है और साथ ही हेलमेट को पहन लेता है और उसको एक्टिवेट करता है। लीजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी पहली डेट होने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके लिए सब कुछ बदलने वाला है। लीजी कहता है, हो सकता है कि ये मेरी पहली डेट हो, इसलिए मुझे साओमी के लिए पूरी तरह से तैयार होकर जाना है। तो अपनी गेम को स्टार्ट करता है तो कॉस्मोस उसे कहता है, तुम लोग कॉस्मोस के साथ तुम्हारा कनेक्शन बना रहे हैं, बहुत ही जल्दी तुम गेम वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। इस हेलमेट को पहनने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस
कॉन्शियसनेस उस इंटरफेस के अंदर होती है। उस इंटरफेस के अंदर वहाँ पर सामने कॉस्मोस लिखा होता है, उसके सामने स्क्रीन ओपन होती है और उसे कहा जाता है हमारी कॉस्मोस गेम को परचेज करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग तुम्हें वेलकम कहते हैं। लिजी कहता है इनका इंटरफेस तो काफी ज्यादा कूल है, चलो देखते हैं कि आप इस गेम को कैसे सिलेक्ट करना है। कॉस्मोस के बारे में बताया जाता है कि कॉस्मोस एक सर्वाइवल गेम है, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करवाना होगा और इस वक्त पूरी दुनिया में इस गेम को खेला जा रहा है। पूरी दुनिया से प्लेयर्स के साथ तुम्हारा वहाँ पर सामना हो सकता है। कॉस्मोस एक बहुत ही डेंजरस जगह है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको हासिल करके तुम अपने आप को लेवल अप कर सकते हो। कि सबसे पहले गेम को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें अपने लिए प्रोफेशन को चूज करना पड़ेगा कि तुम गेम में क्या बनना चाहते हो। किसी कहता है चलो ठीक है, अब मैं अपने लिए क्या चूज करूँ, यहाँ पर तो बहुत सारी क्लासेस हैं। अम्मी ने कहा था कि उसे एक हीलर की जरूरत है, मुझे लगता है कि मुझे हीलर क्लास को चूज करना चाहिए। तो वहाँ पर हीलर की कैटेगरी के ऊपर टच करता है और कहता है चलो ठीक है, मैं एक हीलर बन जाता हूँ। वहीं पर नेक्स्ट उसकी क्लोथिंग की बारी आती है। गेम कॉस्मोस उसे कहती है यहाँ पर तुम्हें अपने लिए कपड़े चूज करना होंगे, पहली ड्रेसिंग तुम्हारे लिए फ्री होगी, उसके बाद तुम्हें परचेज करना पड़ेगा। लीजी कहता है ये मेरी पहली डेट होने वाली है तो मुझे यहाँ पर सूट पहनना चाहिए और वो वहाँ पर सूट को सिलेक्ट करता है और उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर उसका सूट आ जाता है और उसी के साथ ही उसकी लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी वहाँ पर लोडिंग स्टार्ट होती है, उसी वक्त सिटी के अंदर फिर से रेडियो पर ऐलान किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पहले ही न्यूज में बता दिया गया था कि थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से आपको 8:30 बजे अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद करना होगा। किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को ओपन मत रखना ताकि किसी किस्म के एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो एक तरफ तो हमारे लीजी की लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी तरफ से थंडरस्टॉर्म के अंदर से एक इलेक्ट्रिक बोल्ट निकलता है और वो सीधा आकर लीजी के घर के ऊपर गिरता है और उसके घर के ऊपर जैसे वो थंडर बोल्ट गिरता है उसके पूरे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होता है के अंदर वो थंडर बोल्ट चला जाता है। वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से किसी ने क्योंकि वीआर सेट पहना होता है और उसका कॉस्मोस अभी तक एक्टिवेट होता है, उसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट होता है और उसी के शॉर्ट सर्किट के साथ ही वो सारी इलेक्ट्रिसिटी उसके कॉस्मोस के अंदर जाती है। लीजी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरी फर्स्ट डेट, मैं आ रहा हूँ। जैसे वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ उसी वक्त उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लीजी कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने तो नहीं सुना था कि यहाँ पर बिजली का झटका भी लगता है। जैसे वहाँ पर उसे बिजली का झटका लगता है उसकी बॉडी वहीं पर गायब हो जाती है। वहाँ पर सिर्फ उसका कॉस्मोस हेलमेट ही रह जाता है जबकि उसकी पूरी बॉडी कॉस्मोस हेलमेट के अंदर गायब हो जाती है और साथ ही उनके घर की बिजली भी चली जाती है। मॉम ऊपर आती है और उसे कहती है चल लीजी, क्या तुम्हें पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्यों चली गई है, जाके चेक करो। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो वहाँ पर सिर्फ कॉस्मोस हेलमेट पड़ा होता है जबकि उसका बेटा वहाँ पर नहीं होता। वो कहती है अब ये कहाँ पर चला गया। और साथ ही हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन गेम वर्ल्ड का दिखाया जाता है। गेम वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं कि वहीं पर ज़ाओमी को दिखाया जाता है। ज़ाओमी उनसे मार खाने के बाद काफी ज्यादा जख्मी हालत में वहाँ पर बैठी होती है जबकि वो सारे एल्फ मॉन्स्टर्स उसके सामने खड़े होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। कि ज़ाओमी चिल्लाकर कहती है कोई तो हो जो कि यहाँ पर आकर मेरी जान बचाए। इसी वक्त वहाँ पर रोशनी चमकती है, वो सारे मॉन्स्टर्स साइड पर देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो यहाँ पर हमारे लीजी की एंट्री होती है। लीजी एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस में वहाँ पर अपीयर होता है। ज़ाओमी उसकी तरफ देखती है और कहती है चल लीजी, ये तो तुम हो, तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो। लीजी वहाँ पर आते ही अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर आसपास आग लगा देता है और जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को जला देता है। जल्दी से आगे बढ़ता है और ज़ाओमी के पास चला जाता है। तो ज़ाओमी से कहता है मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया हूँ और तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हीरो यहाँ पर आ गया है। ज़ाओमी उसे कहती है ज़ीली, तुम तो वाकई में मेरे हीरो हो। और साथ ही उन दोनों के मुंह एक दूसरे के करीब होते जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे हैं। और यहाँ पर किस तो होती है लेकिन ज़ाओमी और लीजी की नहीं बल्कि लीजी और एक गिरगिट की। लीजी वहाँ पर गेम के अंदर बेहोश पड़ा होता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक छोटा गिरगिट बैठा होता है जो कि अपनी जीभ के साथ उसके होंठों के ऊपर चाट रहा होता है। जबकि लीजी वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके उसे कह रहा होता है ज़ाओमी जरा आराम से करो, तुम तो कुछ ज्यादा ही कर रही हो, तुमने तो मेरे पूरे मुंह के ऊपर अपना सलाइवा लगा दिया। लेकिन जैसे लीजी वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तो उसकी चेस्ट के ऊपर एक गिरगिट बैठा होता है। वो उसे कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, ये तुम क्या कर रहे हो। और वो जल्दी से उठकर ज़ाओमी का नाम पुकारता है लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ एक डेजर्ट होता है। वो वहीं पर जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि लीजी काफी बड़ा जीनियस है, इसी वजह से उसे पता होता है कि डेजर्ट के अंदर 1 घंटे में उसकी बॉडी के अंदर से कितना ज्यादा पानी जाया होने वाला है। वो कहता है यहाँ पर हर घंटे में मैं 900 ml के हिसाब से अपने स्वेट के साथ पानी जाया करने वाला हूँ और बहुत ही जल्दी मैं डिहाइड्रेशन के साथ यहाँ पर गिर पड़ूंगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये गेम कुछ ज्यादा ही टफ है, मैं यहाँ से लॉग आउट करने वाला हूँ। वो जल्दी से अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर लॉग आउट के ऑप्शन के ऊपर यस करता है। लीजी कहता है मुझे लगता है कि शायद मैंने इसकी डिफिकल्टी लेवल को नहीं जाना था, इसका डिफिकल्टी लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पर
डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे ये गेम नहीं खेलनी। मैं बाद में जाकर Xiaomi को इस बारे में बता दूंगा। जैसे वो लॉग आउट के यस के बटन के ऊपर प्रेस करता है, उसी वक्त उसके सामने विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकते। इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बार बार उसके ऊपर टच करता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं लॉग आउट क्यों नहीं कर सकता। बार बार उसे कहा जाता है तुम लॉग आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर सिस्टम फेलियर है, तुम लॉग आउट नहीं कर सकते। लेकिन वो बार बार उसके ऊपर टच करना जारी रखता है, लेकिन बार बार टच करने से भी कुछ नहीं होता। बार बार उसके पास यही ऑप्शन होता है कि तुम लॉग आउट नहीं कर सकते। जी कहता है अब यहाँ पर ये क्या बकवास हो रही है, क्या मैं इस गेम से बाहर भी नहीं जा सकता। इतना है कि मैं इस गेम के अंदर फंस गया हूँ। और यहीं पर उसके पास जो फाइनल विंडो ओपन होती है उसमें कहा जाता है कि तुमने एक मिशन को एक्टिवेट कर दिया है, तुम्हें यहाँ पर इसको सर्वाइव करना होगा। अगर तुम्हें इस गेम में जिंदा रहना है तो तुम्हें लेवल अप करना है और सर्वाइव करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम इस गेम में मर जाओगे। और लीजी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहीं पर हम पास सेम ऑप्शन आ रहा होता है कि तुम इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकते। और लास्ट में उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर एक मिशन को ट्रिगर कर दिया है, तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है। अगर तुम यहाँ पर लेवल अप करके सर्वाइव करोगे तभी तुम इस गेम से बाहर जा सकते हो। इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ीली अभी वहीं पर अपनी विंडो के सामने बैठा होता और एक जोरदार चीख मारता और कहता है मैं तो यहाँ पर Xiaomi के साथ डेट पा रहा था, मुझे तो लगा था कि इस गेम में Xiaomi को मिल पाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं इस गेम में फंस जाऊंगा। पहले तो वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर गुस्सा होता है और चिल्लाता रहता है, लेकिन फिर वहीं पर शांत होकर बैठ जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरीके से इस गेम से बाहर निकल सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसका कोई अपोजिट सोचना पड़ेगा। ज़ीली कहता है यहाँ पर तो मैं किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, नहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सारी जिंदगी इसी डेजर्ट के अंदर ही फंसा रहूंगा। तो ज़ीली वहाँ से हिम्मत करता है और आगे की तरफ चलना शुरू करता है। तो 8 घंटे तक चलने के बाद ज़ीली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इतनी गर्मी की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो बचा कुचा पानी होता है वो पसीना बनकर बह रहा होता है। तो ज़ीली वहाँ पर चलते हुए कहता है मैंने इस फैक्ट को मान लिया है कि मैं इस गेम से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि पिछले 8 घंटे से यहाँ पर मैं चल रहा हूँ और मुझे ये भी पता चला है कि इस गेम के अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं वो बिल्कुल रियलिटी जैसी है। यानी कि अगर यहाँ पर मुझे प्यास लग रही है तो वाकई में प्यास लग रही है, और अगर मेरी बॉडी से पानी निकल रहा है ये वाकई में निकल रहा है, ये कोई गेम नहीं रही। यहाँ तक कि डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे यहाँ पर चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गेम के अंदर होता या फिर मैंने वीआर सेट पहना होता यहाँ पर मुझे ये सब कुछ फील नहीं होना था, ये सब कुछ तो रियल बॉडी में फील होता है। ज़ीली कहता है अगर मैं इसी तरह आगे की तरफ चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पर जिंदा रहना है तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर इस रेगिस्तान के अंदर पानी का सोर्स ढूंढना होगा। अगर मुझे यहाँ पर पानी मिल जाता है तो मैं अपनी डिहाइड्रेशन को दूर कर सकता हूँ। तो वहीं पर उसे नीचे एक लाइमस्टोन मिलता है। वो कहता है चलो ये तो अच्छा है कि मैं अपनी क्लास में एक जीनियस लड़का था, मैंने नेशनल जियोग्राफी के एक चैनल के ऊपर देखा था, वहाँ पर जो सर्वाइवल शो लगता है उसके अंदर शो के होस्ट ने बताया था कि जहाँ पर इस तरह के लाइमस्टोन्स होते हैं इसका मतलब ये होता है कि आसपास पानी का सोर्स है। मुझे लगता है कि वहाँ पर सामने पत्थरों के दरमियान में कहीं पर पानी होगा, इसलिए मुझे सामने की तरफ ही जाना चाहिए। तो वहाँ पर सामने काफी सारी चट्टानें होती हैं। ज़ीली सीधा उन्हीं चट्टानों की तरफ आगे बढ़ता जाता है। ज़ीली कहता है चलो देखते हैं शायद यहाँ पर कोई पानी का सोर्स मिल जाए। तो वो सामने पत्थरों की तरफ जा रहा होता है कि वहीं पर पीछे से एक वुल्फ को दिखाते हैं। तो एक वुल्फ मॉन्स्टर वहीं पर पीछे खड़ा होता है और वो लाल टपका रहा होता है, जैसे कि वो ऐसे ही चाहता है कि ज़ीली सीधा उन्हीं चट्टानों की तरफ जाए, क्योंकि वहाँ पर एक गुफा होती है। ज़ीली जैसे एक चट्टान को पार करके सामने की तरफ देखता है, ज़ीली कहता है अब मेरी जजमेंट गलत नहीं साबित होनी चाहिए। वहाँ पर एक गुफा होती है और उस गुफा के अंदर चट्टान के ऊपर से पानी बह रहा होता है और वो पानी नीचे जमा हो रहा होता है। वहाँ पर काफी सारा पानी जमा हो चुका होता है। ज़ीली उस पानी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और भागता हुआ आगे बढ़ता है और वो जल्दी से जाकर उस पानी के अंदर अपना मुंह डुबो देता है और साथ ही उस पानी को पी भी रहा होता है और अपना मुंह भी धो रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ही शिद्दत के साथ प्यास लगी होती है। ज़ीली कहता है शुक्र है मेरी जान बच गई, मैं अभी तक जिंदा हूँ और मुझे पानी मिल गया है। तो यहीं पर गुफा के बाहर का सीन भी दिखाते हैं। वो वुल्फ उसी गुफा के बाहर आकर खड़ा हो जाता है जैसे कि उसका शिकार उसके जंगल में फंस चुका हो। हमारा ज़ीली वहाँ पर पानी पीने के बाद वहीं पर लेट जाता है, क्योंकि उस गुफा के अंदर काफी ज्यादा ठंड भी होती है, क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं पड़ रही। साथ ही उसने अपने सिस्टम को भी ओपन किया होता है। ज़ीली कहता है अब पानी का मसला तो हल हो गया, मेरे पास यहाँ पर काफी सारा पानी है, लेकिन अब मुझे सोचना है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। तो वो फिर से उठकर बैठ जाता और कहता अब जबकि ये गेम है तो मुझे लगता है कि मेरा सिस्टम यहाँ पर मुझे कोई ना कोई हिंट तो जरूर देगा कि इस गेम के इस लेवल को कैसे पार किया जाए और यहाँ से कैसे एग्जिट किया जा सकता है। वो अपनी विंडो को ओपन करता है और उसमें सारे स्टैट्स को देख रहा होता है कि यहाँ पर शायद कोई ऑप्शन मिल जाए। वहीं पर वो मैप वाले ऑप्शन को ओपन करता है तो वहाँ पर उसके पास जो मैप ओपन होता है वो सिर्फ उतने ही एरिया का होता है जितने एरिया को इसने डिस्कवर किया है, यानी कि वो मैप आगे आगे बढ़ता जाएगा जहाँ जहाँ ये आगे जाता जाएगा, लेकिन उसे कंप्लीट मैप नहीं दिखाया जा रहा। ज़ीली कहता है मुझे पहले से
ही लगा था कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, यहाँ पर तो पूरा मैप भी नहीं दिया गया। सीली कहता है चलो ठीक है फिर अपने स्टैट्स के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इस गेम ने मुझे यहाँ पर दिया क्या है, क्योंकि गेम के अंदर हमारी फिजिकल एबिलिटीज और हमारे स्टैट्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वो अपने स्टैट्स की तरफ देखता है तो सबसे पहले उसके ऊपर आईडी होती है जिसमें चैन जीली लिखा होता है और उसके नीचे उसका लिखा होता है कि उसकी क्लास क्या है, वो हीलर है और लेवल 1 का हीलर है। उसके बाकी के सारे स्टैट्स भी 1 पर होते हैं, जबकि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। और स्किल्स के बारे में उसे कहा जाता है तुम्हें यहाँ पर स्किल सिर्फ इसी सूरत में मिल सकता है अगर तुम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन से मैच करते हो या फिर तुम्हारे पास लेवल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। सीली कहता है मेरे स्टैट्स तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, मेरे पास तो कोई भी स्किल नहीं है। अगर मेरा सामना किसी मॉन्स्टर के साथ होता है तो मैं वहाँ से भागने के अलावा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ कि मुझे स्किल कैसे मिलेगा, अब मुझे स्पेसिफिक कंडीशंस कैसे मिलेंगी। फिर वो अपनी आर्टिलरी को ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। उसके पास गेम की तरफ से उसे जो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं उनमें एक आयरन स्वर्ड होती है जो कि एक नॉर्मल आयरन स्वर्ड है। उसके साथ उसके पास लेदर के ग्लव्स होते हैं जिनका डिफेंस सिर्फ 2% है। एचपी को बढ़ाने के लिए 3 पोशंस की बॉटल्स होती हैं। इसके अलावा उसके पास 2 बैंडेजेस भी हैं। यहीं पर उसके पास छोटी विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या तुम यहाँ पर बिगिनर्स पैकेज को ओपन करना चाहते हो। लिली कहता हाँ ठीक है इसको ओपन कर दो। तो जैसे बिगिनर्स पैकेज को वो ओपन करता है तो उसमें उसे ग्लव्स और उसकी तलवार दी जाती है। वो जल्दी से अपने ग्लव्स को उठा लेता है, साथ ही अपनी तलवार को भी अपनी कमर के साथ बांध लेता है। वो कहता है चलो शुक्र है कम से कम मेरे पास यहाँ पर तलवार तो है, अगर किसी मॉन्स्टर से सामना होता है तो मैं अपनी तलवार को घुमाकर उसको मार तो सकूंगा। और साथ ही वो वहाँ पर अपनी तलवार को घुमाता है और उसे चेक करता है कि इसको यूज करना कितना सिंपल है, क्योंकि जीली को तलवारबाजी पहले से आती है। क्योंकि जब वो अपनी दुनिया में था वहाँ पर वो कैंडो की क्लासेस लिया करता था। वो अपने कंट्री में सबसे यंग कैंडो मास्टर भी कहलाया जाता था क्योंकि उसने चैंपियनशिप को जीता था। वहीं पर वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने एक पत्थर को काट देता है। जीली उस पत्थर को काटने के बाद कहता है अगर ये कोई नॉर्मल स्वर्ड होती मेरी दुनिया की तो ये कभी भी पत्थर को नहीं काट पाती। कि गेम की वजह से इस तलवार की हार्डनेस और इसकी शार्पनेस ज्यादा है। वक्त तलवार के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है इसकी ड्यूरेबिलिटी -1% के हिसाब से कम हो गई है। जितनी बार वो अटैक करेगा उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। सीली कहता है ये तो वाकई में एक गेम है, यहाँ पर तो हर एक चीज के साथ उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। तो सीली अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है क्योंकि उसे भूख भी लगी होती है। वो कहता है मुझे यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर पानी तो है लेकिन खाना नहीं है। अगर मैंने अपने लिए जल्दी से कोई खाना नहीं ढूंढा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। जैसे वो वहाँ से गुफा से बाहर निकलने लगता है उसी वक्त उसे गुफा के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वो कहता है अब यहाँ गुफा के अंदर से किस चीज की आवाज आ रही है। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है चलो देखते हैं। गुफा के अंदर जाता है तो गुफा अंदर से काफी ज्यादा बड़ी होती है। सीली कहता है वहाँ पर पानी को देखकर मैं सिर्फ वहीं पर रुक गया था, लेकिन असल में ये गुफा तो अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है। तो सीली उसी गुफा में आगे की तरफ चलता जाता है। जैसे वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसी वक्त एक हड्डी उसके पाँव में आकर गिरती है। वो कहता है ये तो एक हड्डी है। जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर जानवरों के कंकाल पड़े होते हैं, इसके किसी ने यहाँ पर इतने सारे एनिमल्स को खाकर इन सभी की हड्डियों को फेंका हुआ हो। सीली भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। सीली कहता है यहाँ पर इतने सारे जानवरों के कंकाल क्यों पड़े हुए हैं, लगता है कि यहाँ पर किसी ने शिकार किया है। आगे बढ़ता है और उस हड्डी को उठाकर देखता है क्या इस एनिमल के ऊपर किसने अटैक किया होगा। उस हड्डी के ऊपर देखता है तो उसके ऊपर एक वुल्फ मॉन्स्टर के पंजे के निशान होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है लगता है कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ, ये किसी मॉन्स्टर की गुफा है जहाँ पर उसने अपने शिकार को खाया है। इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से बाहर की तरफ भागना शुरू करता है। सीली कहता है मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना चाहिए, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता हुआ सामने की तरफ भाग रहा होता है उसी वक्त सामने से वो वुल्फ मॉन्स्टर निकलता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इसके मुंह को अपने मुंह में दबाने लगता है। सीली ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उस वुल्फ का मुंह उसके मुंह के बहुत ज्यादा करीब होता है। वो अपने दांतों को बंद करके उसकी गर्दन यहाँ पर उड़ाने वाला होता है कि उसी वक्त सीली नीचे की तरफ झुकते हुए बड़ी स्पीड से उसके नीचे होकर साइड पर लुढ़क जाता है और अपने आप को उस वुल्फ मॉन्स्टर से बचा लेता है। कहीं पर विंडो ओपन होती है और उस वुल्फ के स्टैट्स को दिखाया जाता है। इसका नाम डेजर्ट वुल्फ है जबकि इसका लेवल 5 है और साथ ही उसके सारे स्टैट्स भी बताए जा रहे होते हैं कि इसके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है कि ये 15 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ भाग सकता है, वो भी दिन के वक्त। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये कुछ ही सेकंड्स में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। और इसका मेन अटैक फोर्स इसकी बाइटिंग है। ये अपने दांतों के साथ इसके जबड़ों की बाइटिंग 200 किलोग्राम है। और इसकी वीकनेस इसकी एब्डोमेन है, यानी कि इसका पेट इसकी सॉफ्ट वीकनेस है जिसके ऊपर अटैक करके इसको मारा जा सकता है। हालांकि सीली उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन फिर भी डेजर्ट वुल्फ के अटैक की वजह से सीली के बाजू के ऊपर चोट लगती है और उसके बाजू के ऊपर से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। सीली कहता है इसके सिर्फ एक ही अटैक से मेरा पूरा बाजू जख्मी हो चुका है। मुझे भी लगा था कि यहाँ पर इस गेम के अंदर कोई ना कोई मॉन्स्टर्स तो जरूर होंगे और यहाँ पर मेरा सामना मॉन्स्टर के साथ हो गया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे
स्टैट्स बहुत ज्यादा लो हैं। मुझे तो लगा था कि अगर यहाँ पर मेरा सामना किसी मॉन्स्टर के साथ होगा तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन इसके स्टैट्स को देखकर लगता है कि इसकी स्पीड मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं इससे भाग नहीं सकता। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मुझे इससे फाइट करना पड़ेगी। तो ज़ीली अपनी तलवार निकालता और कहता है अगर मुझे यहाँ पर मरना ही है किसी वुल्फ मॉन्स्टर के हाथों से तो मैं लड़कर मरूंगा। क्या पता फाइट के दौरान मैं ही इस मॉन्स्टर को मार डालूं और मैं जीत जाऊं। और यहीं पर हमने हाई स्कूल में एक कैंडो क्लब था जिसका नाम फेंगजी कैंडो क्लब था और मैं उसका प्रेसिडेंट हुआ करता था, क्योंकि कैंडो में मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अपने कंट्री का सबसे ज्यादा यंगेस्ट लड़का हूँ जिसने कैंडो में 6 डिग्री हासिल किया है, और मेरे पास काफी सारे बैजेस भी हैं और बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हैं, क्योंकि मैं कैंडो में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि मैं कैंडो में इतना अच्छा हूँ कैसे। इसकी वजह बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मेरी मॉम को कैंडो बहुत ज्यादा पसंद था। जब मेरी एज 5 साल थी तब मेरी मॉम कैंडो को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। वो टीवी के ऊपर कैंडो चैंपियनशिप देखा करती थी और वहाँ पर उनका एक बहुत ही फेवरेट कैंडो स्टार था जिसका नाम किमोरा था, और वो किमोरा के लिए चेयर किया करती थी, जबकि मुझे भी वहीं पर बिठाकर वो सारा दिन कैंडो दिखाती रहती। हालांकि मुझे कैंडो में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी मॉम को लगता था कि मैं भी एक दिन उसकी तरह किमोरा की तरह कैंडो स्टार बन सकता हूँ। इसी वजह से जब मैं 5 साल का ही था तभी मेरी मॉम मुझे अपने साथ लेकर एक कैंडो क्लब में चली गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे क्लब को ज्वाइन करवा दिया। तो अपनी मॉम की वजह से मुझे उस कैंडो क्लब को ज्वाइन करना पड़ा और मुझे भी यंग एज से ही ये सब कुछ सीखना पड़ा। शुरुआत में मुझे लगा था कि कैंडो बहुत ज्यादा आसान है, हमें बस अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर करना होगा और अपने हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाना है। लेकिन असल में जब मैंने तलवार को हाथ में पकड़ा तब मुझे महसूस हुआ कि कैंडो इतना भी आसान नहीं है। जब वहाँ पर मेरे सामने मेरा ओपोनेंट खड़ा था उस वक्त मुझे एक डर महसूस हुआ। ऐसा डर मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। हमारे सामने एक ओपोनेंट जिसने मास्क पहना हुआ है, हाथ में लकड़ी की तलवार पकड़ी हुई है, वो हमारे पर अटैक करने वाला है। हमें उसी वक्त पता चल जाता है कि हमें उसके अटैक को अवॉइड करना है, वरना वो हमें हिट करेगा। वहाँ पर हमारी उखड़ी हुई सांस और हमारी हार्ट बीट हमें बताती है कि ये खेल कितना ज्यादा एक्साइटिंग है। तो वहाँ पर एक कैंडो मास्टर के सामने मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हुआ और मुझे उस डर की वजह भी महसूस हुई कि वहाँ पर मैं इतना ज्यादा डर क्यों रहा हूँ। जब उस मास्टर ने मेरे पर अटैक किया उसी वक्त मुझे समझ आ गई कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इसके सामने खड़ा हो सकूँ, और ये सब कुछ इसी वजह से है। के बाद से मेरी इस कैंडो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन गई और मैं हर रोज प्रैक्टिस किया करता था। दिन रात प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया। लेकिन फिर से जब क्लब के अंदर उसी मास्टर के साथ मेरा सामना होता सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलता, मैं उससे हार जाता। उसके बाद मैं वापस घर आता और फिर से ट्रेनिंग करता। इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद लगातार मैं कई सालों तक उसी मास्टर से हारता रहा। लेकिन इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद नतीजा ये निकला कि जब मैंने चैंपियनशिप को ज्वाइन किया तो मैं अपने कंट्री का सबसे ज्यादा यंगेस्ट कैंडो मास्टर बन चुका था। मुझे 6 डिग्री मिला, उसके साथ साथ मुझे काफी सारे कप्स भी मिले। इसके बावजूद मैंने अभी तक कैंडो की ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो कैंडो की ट्रेनिंग ही मेरे काम आने वाली है। यहाँ से हमारी स्टोरी फिर से हमारी कॉस्मोस गेम के अंदर आ गई है। ज़ीली कहता है इस गेम के अंदर जो भी पावरफुल होगा वो वीक को खा जाएगा या फिर उसको मार डालेगा। मुझे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए अपने कैंडो के स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। तो डेजर्ट वुल्फ जल्दी से जंप करते हुए फिर से ज़ीली के ऊपर अटैक करता है, जबकि ज़ीली नीचे की तरफ झुकते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के बाद नीचे से होकर पीछे की तरफ निकल जाता है और अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी गर्दन के ऊपर मारने लगा है। वो उसे लगता है कि अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन को काट देगा। ज़ीली कहता है यही मेरा मौका है, अभी मैं इसकी गर्दन काट देता हूँ। इस वुल्फ मॉन्स्टर ने तो मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन के ऊपर मारता है उसी वक्त उसके हाथ को एक जबरदस्त झटका लगता है। तलवार के अंदर भी क्रैक पड़ जाता है क्योंकि उस वुल्फ मॉन्स्टर की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है और इसकी लोहे की तलवार भी उसकी गर्दन को नहीं काट सकती। ज़ीली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वुल्फ मॉन्स्टर जल्दी से अपनी पूंछ को घुमाते हुए ज़ीली के ऊपर अटैक करता है, जिससे ज़ीली पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और वहीं पर टकराने के बाद वो नीचे गिरता है और लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। ज़ीली कहता है अब मैं क्या करूं, मेरी तलवार तो उसकी स्किन को भी नहीं काट रही, मेरे पास तो और कोई वेपन भी नहीं है। अगर मैं अपनी तलवार के साथ इस वुल्फ मॉन्स्टर को नहीं मार सकता तो फिर मैं इस वुल्फ मॉन्स्टर को मारूंगा कैसे। यहीं पर विंडो में उसको बताया जाता है तुम अपनी तलवार के साथ इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि डेजर्ट वुल्फ के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है। और साथ ही उसे फिर से वीकनेस के बारे में बताया जाता है कि इसकी वीकनेस इसका पेट है, अगर तुम इसके पेट पर अटैक करोगे तो इसको मार सकते हो। तो ज़ीली इस बार उसकी वीकनेस को जानने के बाद कहता है तो मुझे लगता है कि उसके पेट के ऊपर अटैक करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, मैं इसको और किसी भी जगह से अटैक करके नहीं मार सकता। वुल्फ मॉन्स्टर बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है और ज़ीली के ऊपर फिर से अपने दांतों से बाइट करना स्टार्ट करता है। ज़ीली कहता है मुझे इसकी वीकनेस के बारे में पता चल गया है कि इसकी एब्डोमेन पे अटैक करना है, लेकिन मुझे पता चलने से क्या फर्क पड़ता है, इस वुल्फ मॉन्स्टर ने कौन सा मुझे अपने पेट के ऊपर अटैक करने देना है। ऊपर से इस मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ज्यादा है और इसकी वाइटैलिटी भी ज्यादा है। मैं इसके ऊपर अटैक करने लगता हूँ, ये जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हो जाता है और ये कभी भी अपने पेट को मेरे सामने नहीं आने देता। ज़ीली जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है मुझे यहाँ
यहाँ पर कोई ना कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर मैं इसके साथ फाइट करता रहा और इसके वीक स्पॉट के ऊपर अटैक नहीं किया तो मैं यहाँ पर फाइट से थक जाऊंगा और थकने के बाद ये आसानी से मुझे मार सकता है। ज़ीली कहता है अब मुझे यहाँ पर ऐसे ही लगने लगा है कि मैं यहीं पर इसी मॉन्स्टर के हाथ से मरने वाला हूँ इसी गेम के अंदर। ज़ीली अभी यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसके पास उसकी वार्निंग वाली विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारा एचपी लेवल बहुत ज्यादा लो होता जा रहा है क्योंकि तुम्हारा ब्लड बह रहा है, जल्दी से अपने ब्लड को बहने को रोको वरना तुम्हारा एचपी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ज़ीली कहता है अब मुझे समझ आए कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। हालांकि मेरी एचपी पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है लेकिन फिर भी अगर मेरा ये तरीका यहाँ पर काम कर गया तो मैं इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। ये तरीका यहाँ पर काम नहीं किया तो वैसे भी तो मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर के हाथों से मरने वाला हूँ। मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ीली भी जल्दी से आगे बढ़ता है। ज़ीली ऊपर की तरफ जंप करता है जबकि वो वुल्फ भी ऊपर की तरफ जंप करता है और यहीं पर ग्राउंड के ऊपर बहता हुआ ब्लड दिखाई देता है। तो ये वुल्फ मॉन्स्टर का ब्लड नहीं है बल्कि हमारे ज़ीली का ब्लड है। ज़ीली उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो वुल्फ मॉन्स्टर जंप करते हुए ज़ीली के कंधे के ऊपर बाइट कर लेता है जिसकी वजह से उसके कंधे के अंदर से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। और यहीं पर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ज़ीली ने अपनी तलवार को उसके पेट के अंदर दंसा दिया होता है। तो यही इसका प्लान था। उसने जानबूझकर उसको अपनी तरफ आने दिया ताकि वो खड़ा होकर उसके कंधे के ऊपर बाइट करे और उसका पेट उसके बिल्कुल सामने हो जहाँ से वो अपनी तलवार उसके पेट में दंसा सके। तो ज़ीली ने जहाँ पर इस गेम के अंदर अपने पहले मॉन्स्टर को मार दिया है। ज़ीली कहता है ये गेम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा रियल है। जहाँ पर इस सैंड वुल्फ को मारने पर उसे 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसके साथ उसका लेवल अप हो जाता है। तो उसका लेवल अप होने के बाद 5th लेवल पर पहुंच चुका है। इसके अलावा उसे 25 पॉइंट मिलते हैं जिनको वो अपने स्टैट्स में ऐड कर सकता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका एचपी भी दोबारा से रिप्लेनिश हो जाता है। वहीं पर उसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकलती है और उसके सारे के सारे जख्म फिर से हील हो जाते हैं। ज़ीली कहता है तो मुझे यहाँ पर ये भी एक नई चीज पता चली है कि जब भी मैं यहाँ पर लेवल अप हूँगा चाहे मेरी बॉडी के ऊपर कितने ही कट क्यों ना हो, चाहे कितने ही जख्म क्यों ना हो, वो जल्दी से हील हो जाएंगे। अब क्योंकि इसका लेवल 5 हो चुका है तो लेवल 5 के जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे अनलॉक हो जाते हैं और उनमें एक हिडन लेवल माल सिस्टम होता है जो कि लॉन्च हो जाता है। तो ज़ीली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारा माल सिस्टम ओपन हो चुका है, क्या तुम इसको चेक करना चाहोगे। तो ज़ीली वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, अपनी विंडो की तरफ देख रहा होता है। ज़ीली कहता है ये तो वाकई में गेम सिस्टम ही है। मैंने गेम्स के अंदर अक्सर देखा है कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने पर हमें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, साथ में हमें काफी सारे स्किल्स और आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं और हर बार लेवल अप करने पर हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हम लोग अपने स्टैट्स में ऐड कर सकते हैं और मुझे भी यहाँ पर 25 पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन मुझे इस माल सिस्टम के बारे में नहीं पता चल रहा कि ये माल सिस्टम क्या है और इसके अंदर क्या होगा। तो वहीं पर उसके पास एंटर का बटन होता है। वो कहता है चलो देखते हैं कि इस माल के अंदर है क्या। तो उसके एंटर के बटन पर प्रेस करता है तो उसके सामने एक नई विंडो ओपन होती है और उसके अंदर उसका माल ओपन हो जाता है। उसके मॉल के अंदर बहुत सारे वेपन्स होते हैं, बहुत सारे डैगर्स और बहुत सारे दूसरे एक्सिस होते हैं, यानी बहुत सारे कुल्हाड़े और इस तरह के वेपन्स होते हैं जैसे बाले हो गए, यहाँ पे चाकू और नाइफ्स हो गए। इसके अलावा कुछ कवच भी होते हैं, यानी कि वो यहाँ से काफी सारी चीजें खरीद सकता है और उन सभी के स्टैट्स भी उसके साथ ही दिखाए जा रहे होते हैं। ज़ीली कहता है तो ये वो माल है जिसके बारे में बताया जा रहा था। यहाँ पर तो बहुत सारे वेपन्स हैं। तो यहाँ पर उसे लेवल्स के बारे में बताया जाता है। उसे बताया जाता है कि तुम्हें रोजमर्रा की जो काम की चीजें हैं वो सारी लेवल 5 के साथ ओपन हो जाएंगी। उसके बाद तुम्हें मेडिसिन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें लेवल 15 चाहिए। अगर तुम्हें वेपन्स चाहिए तो उसको अनलॉक करने के लिए तुम्हें 30 लेवल चाहिए। अगर तुम्हें अपने डिफेंस के लिए इक्विपमेंट चाहिए तो उसके लिए तुम्हारे पास कम से कम लेवल 30 होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने घर की रखी हुई सारी अप्लायंसेस चाहिए जो घर में इस्तेमाल होती है उसके लिए तुम्हारा लेवल कम से कम 50 होना चाहिए। बिजली से चलने वाली सारी अप्लायंसेस के लिए तुम्हारा लेवल 70 होना चाहिए। अगर यहाँ पर तुम्हें एक मर्सनरी बनना है या फिर मर्सनरीज को चूज करना है तो तुम्हारे पास लेवल 100 होना चाहिए। यहाँ पर लेवल सिस्टम चलता है। अगर तुम्हें किसी चीज को अनलॉक करना है तो तुम्हें इस गेम को अपने लेवल्स देना होंगे। ज़ीली ये सारे ऑप्शंस देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर वेपन्स वगैरह तो ठीक है लेकिन यहाँ पर घर की चीजें क्यों रखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी मौजूद हैं। वाकई में ये सब कुछ भी मुझे गेम में मिल सकती है। इसका मतलब मैं यहाँ पर फ्रिज और टीवी भी मंगवा सकता हूँ। लास्ट पे वो कहता है यहाँ पर एक मर्सनरी सिस्टम है इस माल के अंदर। इस मर्सनरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मुझे पूरे 100 लेवल्स चाहिए। लेकिन इसके लिए 100 लेवल्स क्यों चाहिए, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है। तो वहीं पर डिस्प्ले का बटन होता है। क्या उस मर्सनरी सिस्टम में है क्या। वो डिस्प्ले के बटन पर क्लिक करता है। वहाँ पर बहुत सारे डिजिट्स चलते हैं क्योंकि यहाँ पर होलोग्राफिक इमेजेस उसे दिखाई जाने वाली हैं। और वहीं पर उसके सामने एक मर्सनरी लड़की निकलती है जो कि एक होलोग्राफिक इमेज होती है लेकिन वो मर्सनरी होती है। मर्सनरीज यानी कि किराए के कातिल। ज़ीली उसकी तरफ देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये तो एक प्रोजेक्शन है लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी है। वहाँ पर और भी बहुत सारी प्रोजेक्शंस ओपन होती हैं क्योंकि मर्सनरी सिस्टम के अंदर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो इनमें से किसी को भी चूज कर सकता है। वहाँ पर एक सैमुराई का मर्सनरी होता है। इसके अलावा उसके पास एक मेटल के पूरे कवच के साथ एक बंदा होता है जो कि डिफेंस टाइप होता है। फिर उसके पास एक मैजिक टाइप का मर्सनरी होता है जो कि मैजिक को यूज कर सकता है। फिर उसके पास
खास असैसिन क्रीड टाइप का एक निंजा टाइप होता है जिसको असैसिन टाइप कहा जाता है। जीली कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे मर्सिनरीज हैं और वहीं पर उसकी नजर सर्विस मर्सनरी के ऊपर पड़ती है। जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है, आधे कपड़े पहने होते हैं। जीली उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो बेड के ऊपर लेटी होती है। जीली कहता है ये किस बेकार इंसान ने गेम के अंदर ये वाला पार्ट डाल दिया है। और इस तरह की गेम के अंदर कौन जहाँ पर आकर मजे करना चाहेगा, वो भी इस तरह की एक मर्सनरी लड़की के साथ। इन सारे मर्सनरीज की कैटेगरीज को ये यहाँ पर सिर्फ